अगर आपके घुटनों में दर्दें होती हैं, अगर घुटनों से टक टक की आवाज़ें आती हैं, या घुटनों के अंदर मौजूद कार्टिलेज डैमेज हो गई है, या घुटनों की रबड़ ख़राब हो गई है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इसको दोबारा बना सकते हैं? ये बिल्कुल पॉसिबल है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे घुटनों के अंदर जो दर्दें होती हैं उसकी क्या वजूहात होती हैं, फिर हर उस एक वजह के लिए फिर क्या क्या हमने खाने खाने हैं, कौन सी हम ग़िज़ा लेंगे, ये सब कुछ मैं आपको गाइड करूँगा। सो पहले हम देखते हैं कि हमारी क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से घुटनों में दर्द होती हैं। जो सबसे पहली और जो सबसे कॉमन रीज़न है वो है घुटनों के अंदर मौजूद सोजिश। अगर आपका घुटना सूजा हुआ रहता है तो उसकी वजह से आपके घुटनों के अंदर दर्दें आ सकती हैं। अभी ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें ये हमारा घुटना है, ये नॉर्मल साइज़ का है, लेकिन अगर हम इस घुटने को देखें तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा सूजा हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि इसके ऊपर हमें इन्फ्लेमेशन नज़र आ रही है। इस इन्फ्लेमेशन या सोजिश की वजह से घुटनों के अंदर दर्दें हो सकती हैं। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इस सोजिश के लिए आपने कौन सी ग़िज़ा खानी है, कौन से खाने खाने हैं। तो पहले हम सिर्फ वजूहात देख लें। पहली वजह क्या होगी? घुटनों के अंदर सोजिश की वजह से घुटनों में दर्दें होना। अब जो दूसरी वजह होती है वो होती है घुटनों के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाना। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब होता है, अब ये जो आपको तस्वीर जो नज़र आ रही है ना, यहाँ पे आपको ऊपर हड्डी नज़र आ रही है, नीचे भी हड्डी नज़र आ रही है, ये जो वाइट वाइट कलर का हिस्सा नज़र आ रहा है ना आपको, इसे हम कार्टिलेज कहते हैं, इसे हम घुटनों की ग्रीस कहते हैं, इसे हम घुटनों की रबड़ कहते हैं। इसका काम ये होता है कि जब कभी हम चलें, जब कभी हमारे घुटने के ऊपर मूवमेंट हो, यानी कि इस तरह से हमारा घुटना जब हिले, तो हमारे घुटनों के बीच में ये जो रबड़ है ना, ये इसको सपोर्ट करे, यहाँ पे टक टक की आवाज़ें ना आने दे। और इसकी वजह से ये भी होता है कि हमारी हड्डियाँ आपस में रगड़ती नहीं है, इनकी रगड़ ना आने की वजह से हमारे घुटनों में फिर दर्दें नहीं होती। अगर ये डैमेज हो जाए ना तो हमारे घुटनों के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होती है, और इस कंडीशन को कहते हैं हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। नी मतलब घुटना, ऑस्टियो का मतलब होता है, ये जो लफ्ज़ लिखा है ना ऑस्टियो, ऑस्टियो का मतलब होता है मेडिकल में हड्डी, आर्थ का मतलब होता है ARTH, आर्थो वैसे कहते होते हैं इसे, और आर्थ का मतलब होता है जोड़। और ये जो टिस है ना, आखिर को लिखा हुआ TIS, इस टिस को मेडिकल के अंदर कहा जाता है इन्फ्लेमेशन या सोजिश। जैसे आपने सुना होगा किसी को अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन है, या टेंडनाइटिस है, टेंडन की इन्फ्लेमेशन है। सो इस तरह से जिसके साथ टिस लगा होता है ना, उसका टिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। सो इस पूरे लफ्ज़ का क्या मतलब हुआ कि घुटनों की हड्डियां और जोड़ों के अंदर मौजूद इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन क्यों होती है? जब हमारी हड्डियों के बीच की रबड़ ख़राब हो जाती है ना, तो ऊपर वाली हड्डी नीचे वाली हड्डी आपस में रगड़ते हैं, इनके रगड़ने की वजह से हमारी हड्डियां यहाँ पे हो जाती हैं नोकदार, और नोकदार होने की वजह से जब हम चलते हैं ना तो ये बार बार रगड़ती हैं, इनकी रगड़ की वजह से चोट लगती है। जब हमें चोट लगती है ना घुटने के अंदर, तो चोट लगने की वजह से सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, इसीलिए इसका नाम होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो आई होप सो कि आपको ये भी समझ आ गई होगी कि घुटनों के अंदर ये जो कार्टिलेज है, इसके डैमेज होने की वजह से किस तरह से घुटनों में दर्द होता है, और ये भी समझ आ गई होगी कि घुटनों के अंदर जो सोजिश है वो क्यों होती है। ऐसे लोग जिनको ना ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, उनको घुटनों के अंदर सोजिश का मसला हमेशा रहता है। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि जिनको घुटनों की ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उनमें घुटनों की सोजिश हमेशा रहती है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन रहती है। उसकी वजह ये होती है कि घुटनों के बीच की जब रबड़ ख़राब हो जाती है, तो जब भी वो चलते हैं, एक तो होता है ना कि उठ के चल के पार्क में जाना है और वॉक करनी है, एक होता है कि जब आप उठें और आप उठ के वॉशरूम जा रहे हैं। जब आप बेड से उठ के वॉशरूम तक भी जा रहे हैं ना, तो आपके घुटनों के बीच की रबड़ तो है नहीं, वो ख़राब हुई हुई है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से स्टेज पे हैं। अगर आप अर्ली ऑन में हैं तो फिर ये जो कार्टिलेज है ना, ये इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं होती जिस तरह से इस तस्वीर में नज़र आ रहा है। लेकिन जिनका स्टेज ज़्यादा हो जाए, अब घुटनों के बीच की रबड़ तो है नहीं, अब वो ना होने की वजह से वो जब थोड़ा सा भी चलते हैं ना, तो उनके घुटनों के अंदर चोट लगती है। ये जो टक टक की आवाज़ आ रही होती है ना, ये बेसिकली आपके घुटनों में चोट लग रही होती है। हमेशा जब भी जहाँ पे भी चोट लगती है ना, वहाँ पे पहला साइन जो हमें नज़र आता है वो हमें इन्फ्लेमेशन नज़र आता है। आप ज़रूरी नहीं घुटने, आप वैसे ही जा रहे हैं और आपका जो ना सर जो किसी दीवार के साथ लग गया है, दरवाज़ा क्रॉस कर रहे थे, दरवाजे की हाइट जो नीचे है, टक्कर लग गई है आपकी, तो वहाँ पे आपको सोजिश नज़र आती है, या फिर कोई चोट लग गई है बाजू पे, टांग पे, या आपके टखने के ऊपर, आपको जो सबसे पहला साइन नज़र आता है ना, वो इन्फ्लेमेशन नज़र आता है। ये हमारे जिस्म का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। अगर ये लॉन्ग टर्म चले तो फिर काम खराब हो जाता है। सो घुटनों में दर्द की 2 रीजन अभी तक मैंने बता दी। पहली क्या रीज़न बताई मैंने आपको? सोजिश।
दूसरी क्या बताई, घुटनों की आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटनों की कार्टिलेज का जो डैमेज है। ये मैं हर एक चीज़ के लिए आपको अलग अलग फिर ट्रीटमेंट और इलाज और डिज़ाइन बताऊंगा कि किस तरह से आपने अपनी रूटीन में ऐड करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। सो वीडियो का एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो तीसरी वजह है ना जिसकी वजह से हमारे घुटनों में दर्दें होती हैं, ये मैं वजूहात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें और आप अपनी प्रॉब्लम है ना उसके साथ इसको जोड़ सकें कि कौन सा प्रॉब्लम आपको आइदर हड्डियों की कमजोरी की वजह से है, कार्टिलेज के डैमेज की वजह से है, सोजिश की वजह से है। तो अब ये जो तीसरी रीजन है ना जिसकी वजह से हमारे घुटनों में दर्दें होती हैं, मैंने पहले बताया ना आपको, ये जो कार्टिलेज है, ये जो बीच वाली रबड़ है, इसके डैमेज होने की वजह से आपको घुटनों के अंदर दर्दें हो सकती हैं। इसके अलावा रीज़न होती है कि अगर आपको ये ऊपर वाली जो फीमर वाली हड्डी है और नीचे वाली जो हमारी टीबिया वाली हड्डी है, या ये जो पटेला जिसे हम चपनी कहते हैं, ये जो फिबुला है, ये हड्डियों के नाम है। अगर ये हड्डियां कमज़ोर हों, आपकी कार्टिलेज चाहे जितनी भी अच्छी हो, आपको हड्डियों की कमज़ोरी की दर्दें होंगी, यानी कि हड्डियों की दर्दें जो पूरी बॉडी में ऐसे लोगों को फील होती हैं। एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब होता है, ऑस्टियो मतलब मैंने पीछे बताया ना, ऑस्टियो का मतलब क्या था, अगर आपने अभी तक आपको याद हो, अभी मैंने बताया ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी। पोरोसिस ये आम ही बीमारी है। पोरोसिस पोर मतलब होता है सुराख, आम इंग्लिश में अगर हम देखें तो पोर का मतलब होता है। अब ऑस्टियोपोरोसिस मतलब क्या हो गया, हड्डियों के अंदर सुराख हो जाना। इसका मतलब ये है कि अगर हड्डियां कमजोर हों, हड्डियों में प्रॉपर कैल्शियम वगैरह ना आ जाए, तो हड्डियों की दर्दें भी आपको आ सकती है। तो आपने देखना है कि आपको आपके घुटनों के अंदर दर्द सोजिश की वजह से है, या फिर कार्टिलेज के डैमेज की वजह से, या हड्डियों की कमजोरी की वजह से, या फिर आपको जो घुटने के इर्द गिर्द लगे हुए जो पट्टे हैं ना, इनकी कमजोरी की वजह से। लाइक आपके कार्टिलेज भी ठीक है, आपकी हड्डियां भी ठीक हैं, विटामिन डी के टेस्ट कराएं वो भी ठीक आ रहे हैं, लेकिन आपके जो पट्टे हैं ना वो बहुत ज्यादा वीक हैं। आपका वजन है तकरीबन 100 किलो और आपका जो है ना पट्टे पूरे सुरे हैं, वो पट्टों में ताकत उतनी है नहीं तो 100 किलो को उठा सके। ऐसे लोगों को घुटनों के अंदर दर्दें आ सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि जब आपके पट्टे कमजोर होते हैं ना, तो आपके जो 100 किलो 90 किलो 80 किलो का जो वजन होता है, कुछ लोगों का तो 100 किलो से भी ज्यादा होता है, जो ये वजन होता है ना, ये सारे का सारा वजन आता है फिर घुटनों के ऊपर, तो आपको घुटनों के अंदर दर्दें फील होती हैं। तो पट्टों की कमजोरी की वजह से भी हो सकता है। सब पट्टों की कमजोरी ने हमने क्या करना है, ये सारी चीजें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी आप वजूहात को समझने अच्छे से। तो पहली वजह क्या होगी, इन्फ्लेमेशन। दूसरी वजह क्या होगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी घुटनों में कार्टिलेज का प्रॉब्लम। तीसरी वजह क्या होगी, हड्डियों की कमजोरी। चौथी वजह क्या होगी, पट्टों की कमजोरी जो घुटने के इर्द गिर्द लगे हुए हैं, खास तौर पे वो वाले। इसके अलावा जो पांचवी वजह है जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, वो होती है घुटनों के अंदर स्टिफनेस या अकड़ाव। अकड़ाव की वजह से भी आपके घुटनों के अंदर दर्दें आ सकती हैं। ऐसे लोग जब भी अक्सर औकात सीधे लेटते हैं ना, तो उनका घुटना मुकम्मल नीचे बेड के साथ लगता ही नहीं है, और यानी कि यूं सीधे लेटे हुए होते हैं तो उनका घुटना इस तरह से यहाँ पे फोल्ड हुआ होता है। ये जो घुटना फोल्ड हुआ होता है ना, तो ये इंडिकेट करता है कि आपके घुटने के अंदर ना अकड़ाव है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका ये जो पिंडली वाला पट्टा है, आपका ये जो हैमस्ट्रिंग वाला पट्टा है, ये दोनों पट्टे इस तरह के हैं जो कि टाइट हो गए, जो कि सख्त हो गए। इसके अलावा आपका ये जो क्वाड्रिसेप वाला पट्टा है, जो आपका यहाँ के ऊपर जो हमारे मसल लगा हुआ होता है, इस मसल यानी क्वाड्रिसेप थाई वाला पट्टा, हैमस्ट्रिंग थाई की बैक साइड वाला पट्टा, और ये काफ मसल यानी कि पिंडली वाला पट्टा। अब ये ना एक एक पट्टा नहीं है, जो मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ ना, काफ, काफ के अंदर 3 पट्टे आते हैं। इसी तरह से ये जो क्वाड्रिसेप है इसके अंदर 4 आते हैं। हैमस्ट्रिंग के अंदर भी मल्टीपल पट्टे आते हैं, 3 पट्टे आते हैं। मेम्ब्रेनोसिस है, बाइसेप्स फेमोरिस है। ये मुश्किल में टर्म्स इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारा मेन मकसद है समझना। सो पांचवी वजह क्या होगी जिसकी वजह से घुटनों में दर्द आ सकती है, वो है घुटनों के अंदर अकड़ाव। अब आपने देखना है कि आपके घुटनों के अंदर दर्द अकड़ाव की वजह से, या घुटने के जो पट्टे हैं इनकी कमजोरी की वजह से, या फिर आपको हड्डियों की कमजोरी की वजह से, या फिर आपके घुटनों के बीच की जो कार्टिलेज है, रबड़ है, इसकी कमजोरी की वजह से, या फिर आपको घुटनों के अंदर सोजिश की वजह से। ये 5 वजूहात होती हैं जिसकी वजह से घुटनों में दर्दें होती। और अब इन 5 वजूहात के लिए हमने कौन सी ग़िज़ा खानी है, ये चीज़ें मैं अब आपको गाइड करूंगा। आप पहले तो ये देख लें कि आपको जो प्रॉब्लम है इन 5 में से किसकी वजह से। अगर फर्ज करें कि आपकी घुटनों की कार्टिलेज खराब है, फिर वो जो सेक्शन है ना, आपने उसको फॉलो करना है जो मैं भी बताऊंगा आपको। कि अगर आपको हड्डियों की कमजोरी की वजह से है, तो फिर आपने, अगर आप फर्ज करें कि आपको हड्डियों और पट्टों की कमजोरी का मसला, तो फिर आपको दोनों वो सेक्शन फॉलो करने पड़ेंगे। अब हम शुरू करते हैं। जो सबसे पहला हमारा पॉइंट था वो ये था कि हमारे घुटनों के अंदर जो है ना वो दर्दें हैं सोजिश की वजह से। अब हम सोजिश की वजह से हमारे घुटनों में दर्दें हैं, तो अब हमने क्या करना है, देखें।
सोजिश को ना मेडिकल में क्या कहा जाता है, मेडिकल में कहा जाता है इसे इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन मतलब सोजिश होता है। अब अगर किसी को इन्फ्लेमेशन है तो हम इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं? इसको हमने अगर ठीक करना है तो हम इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी दे देंगे, फिर ठीक हो जाएगा, है ना। ऐसे ही होता है ना, जो भी प्रॉब्लम है उसका हम उसके ऊपर यानी असर, जैसे किसी को अगर बुखार हो गया हम उसको एंटीबायोटिक दे देंगे तो बुखार भी ठीक हो जाएगा या इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। इसी तरह से इन्फ्लेमेशन है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी दे देंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप दवाइयाँ ले रहे होते हैं ना, उनकी ना एक बहुत बड़ी कैटेगरी होती है, उसे कहते हैं एनसिड्स। एनसिड्स का मतलब होता है, एनसिड ना एक एब्रीवेशन है, और ये एनसिड का मतलब होता है, ये अगर हम इसको काट लेना, एन का मतलब होता है नॉन, एस मतलब स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इस लफ्ज को भी काट दें, इनको भी काट दें, आप यहाँ पे आए। ए और आई का मतलब क्या हुआ? एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अब ये जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है ना, यानी एनसिड्स होती हैं। अब आप कहेंगे कि एनसिड तो मैंने कभी खाई नहीं है, हर बंदे ने ये खाई है। एनसिड ना एक बहुत मोटी कैटेगरी है। अब इसके अंदर क्या कुछ आ जाता है, जैसे आइबुप्रोफिन है, बोरोफिन, जो आप नहीं बोरोफिन खा रहे थे, आइबुप्रोफिन है या न्यूब्रोफोर्ट है या नाप्रोक्सिन है, ये सारे के सारे इस कैटेगरी में आते हैं। हमें ना असल में, जैसे आप एंटीबायोटिक होता है, आपने जो है ना वो ऑगमेंटिन ली, ऑगमेंटिन बेसिकली एंटीबायोटिक है। आपने मॉक्सिसिलिन ली, वो भी एंटीबायोटिक है। सेफ्लोस्पोरिन ली, वो भी, यानी मोटी जो टर्म है ना, जो बड़ी जो ऊपर छतरी है, वो है एंटीबायोटिक। इसी तरह से जो दर्द की गोलियां होती हैं ना, उसमें जो मोटी जो टर्म होती है ना, वो एनसिड्स होती हैं। इसके अलावा ना बहुत शदीद होती हैं, उन्हें हम सेडेटिव हिप्नोटिक्स कहते हैं, जिसमें ट्रामाडोल, टोराडोल, इस तरह की दवाइयां आ जाती हैं जो कि डायरेक्ट ब्रेन का असर करती हैं। अच्छा, अब ये जो एनसिड्स होते हैं, इनके होते हैं साइड इफेक्ट जो कि स्टोमिक ऊपर बहुत ज्यादा होते हैं। फिर साथ में आपको राइजेक और ओमेप्राजोल इस तरह की दवाइयां लेनी पड़ती हैं। अब जो बताने का मकसद ये है कि हम जो दवाइयां ले रहे होते हैं ना, वो होते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इन्फ्लेमेशन को खत्म करने वाली इन दवाइयां ले रहे होते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम ये जो ड्रग है ना, इसके साथ साथ, अब ऐसे नहीं करना आप लोगों ने कि अपनी दवाइयां बंद करके वो चीज़ें शुरू कर दें जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा मकसद ये है कि हम कोशिश करेंगे कि हम केमिकल की बजाय अपनी डेली रूटीन में जो चीज़ें खा रहे हैं ना, उसके अंदर अपनी चीज़ें ऐड करें ताकि हमें बेनिफिट हो। तो अब हम करेंगे ये कि यहाँ पे लिखा है ना एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, हम ड्रग्स को ना रिप्लेस कर देते हैं डाइट के साथ, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। वो खाने लेंगे जिससे इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाए, और वो वाले खाने ख़त्म कर देंगे जिससे इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है। अब वो क्या होता है, अब ये देखें, अब जो हमारे पास ये कैटेगरी शो हो रही है ना यहाँ पे, अब ये हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी और ये हैं इन्फ्लेमेटरी खाने, वो जो इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, और ये हैं जो इन्फ्लेमेशन ख़त्म करते हैं। अब कौन से खाने जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, जैसे ऑनियन है, गार्लिक है, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, डार्क चॉकलेट है, फैटी फिश है, मशरूम है, टर्मेरिक है, हल्दी वगैरह है, बेरीज हैं, वो कहता है बेरीज के अंदर जैसे चेरीज आ गए हैं या ब्लूबेरीज हैं। तो इस तरह के जो खाने होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। अब वो खाने जो इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, आप ना अपने खानों में से एक तो कार्बोहाइड्रेट को कम करें, रोटी चीनी चावल को कम करें। दूसरा, ये जो शुगर है ना, चीनी, ये या फिर ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती हैं, सोजिश को बढ़ाती हैं। सो आपने इनको ख़त्म करना। अब ये ना हो कि अब जी मैं हल्दी बहुत अच्छे से ले रहा हूँ और फैटी फिश भी खा रहा हूँ, यानी मछली वगैरह भी खा रहा हूँ। आजकल तो मौसम भी आ गया मछली का, आप वो ले सकते हैं। या आपने अच्छी क्वालिटी की एक फ़िश ली और वो खा ली, और साथ में जी कोल्ड ड्रिंक के 2 गिलास भी पी लिए, तो ये उल्टा फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो जाएगा। सो वो वाले खाने ख़त्म करने हैं जिनसे इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, और वो वाले खाने ऐड करने हैं जिससे इन्फ्लेमेशन कम होती है। सो आपने अपनी डाइट के अंदर इन्फ्लेमेशन और एंटी इन्फ्लेमेटरी खानों को ऐड करना है। अब इसमें जनरली मैं बात करूं तो आप अपने खानों के अंदर फ़िश को ऐड करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें विटामिन B12 में मिलता है, जो कि ओवरऑल आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन B12 का ना मेडिकल में नाम होता है कोबालामीन। आपने मोस्टली नाम सुना होगा मेथी कोबाल का। ये जो मेथी कोबाल होती है ना, ये बेसिकली विटामिन B12 होती है, कोबालामीन होता है, और ये आपको फिश से भी मिल सकता है, जो कि आपके जिस्म की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, सिर्फ जोड़ों के लिए नहीं। इसके अलावा आपने हल्दी का इस्तेमाल करना है और आपने अदरक का इस्तेमाल करना है। ये बहुत अच्छी एंटीबायोटिक भी, आपके जिस्म में इन्फेक्शन भी नहीं होने देगी। और आपने लहसुन का इस्तेमाल करना है। सो जैतून का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। और इसके अलावा आपने अलसी के बीज या फ्लैक्स सीड्स को इस्तेमाल करना है। अब इनको जब भी इस्तेमाल करना है, आपने पीस के इस्तेमाल करना है, इनको डायरेक्टली आपने नहीं खाना है। सो इसे इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि जब भी आपने ये ख़रीद लिया, उसके बाद आप इसको पीस लें। इसका आधा चम्मच आपने सैलेड के ऊपर छिड़क लेना है, या फिर अगर
दही बनी हुई है उसके अंदर डाल लेना है, दही को खा लेना है, सैलेड के ऊपर छिड़क के सैलेड को खा लेना है। अगर आप इसको किसी चीज़ के साथ मिक्स करके खाएंगे तो ये आपके मैदे के अंदर और आपके डाइजेस्टिव, आपके जो हाजमे का जो निज़ाम है उसको ख़राब नहीं करेगा और इजीली ये हज़म भी हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये बहुत अच्छे एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको जो 5 रीज़न बताई थी उसमें से पहली जो रीज़न थी इन्फ्लेमेशन, सोजिश, उसको हमने कवर कर लिया कि अगर आपको सोजिश हो तो फिर आपने अपनी ग़िज़ा के अंदर कौन सी चीज़ें लेनी है। कुछ फिज़िकल थेरेपी में ट्रीटमेंट्स होते हैं, लाइक अगर आपको सोजिश है तो आपको चाहिए कि आप उसके ऊपर ठंडी टिकोर करें और डिफरेंट मशीन्स होती हैं जो कि अप्लाई की जाती हैं। आप अपने नियर बाय किसी भी फिजियोथेरेपी सेंटर पे विजिट करके अपनी थेरेपी कराएंगे तो आपको घुटनों की सोजिश भी कम हो जाएगी। अगर आप मुल्तान से हैं, मुल्तान के नज़दीक किसी शहर से हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे भी विजिट कर सकते हैं। मैं नीचे कमेंट्स के अंदर अपने क्लिनिक का नंबर मेंशन कर दूंगा तो आप उस पर कॉन्टैक्ट करके आप क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। बाकी अगर आप दूर रहते हैं कहीं पे तो आप वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, वरना आप अपने शहर में किसी अच्छे थेरेपी सेंटर को पर विजिट करें और अपने सोजिश पे रिलेटेड जो डिफरेंट मशीन्स हैं, डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं और डिफरेंट जो ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ हैं, लाइक आपने ठंडी टिकोर अप्लाई करनी है या अल्ट्रासाउंड अप्लाई करनी है तो आप वहाँ से करा सकते हैं। अब हमारी पहली जो रीज़न थी ना वो कवर हो गई है कि घुटनों में अगर सोजिश है तो हमें क्या करना है। अब दूसरी रीज़न है कि अगर घुटनों में अकड़ाव है तो क्या करना है। अब जो घुटनों में अकड़ाव होता है ना, इसके लिए ना एक तो करना होगा आपने हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच, दूसरा हमने करना है काफ का स्ट्रेच और तीसरा हमने करना है क्वाड्रिसेप का स्ट्रेच। मुश्किल टर्म्स आ गई है ना, इनको छोड़ देते हैं, आसान सी बातें बताता हूँ आपको। पिंडली में खिंचाव की वर्जिश करनी है, थाई की बैक साइड पे खिंचाव की वर्जिश करनी है और ये जो क्वाड्रिसेप है जो हमारे थाई वाले पट्टे हैं इनको खिंचाव की वर्जिश करनी है। इसके अलावा हमारे खानों के अंदर जो है वो हम पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ये आपके जोड़ों के अंदर अकड़ाव को कम करता है। और इसके अलावा जैतून के तेल का इस्तेमाल करेंगे, चिया सीड और फ्लैक्स सीड्स, इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। चिया सीड ना बेसिकली आपका वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फ्लैक्स सीड्स का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपने पीस के इस्तेमाल करना है और ये बहुत अच्छे एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। जबकि चिया सीड जो है ना, ये जो आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं, चिया सीड को ना आपने पीस के इस्तेमाल नहीं करना है, इनको आपने रात को पानी में भिगो देना है और सुबह उठ के उस गिलास को आपने पी लेना है, ठीक है। इसको पानी में भिगो के इस्तेमाल करना है, बिना पानी में भिगोए इससे इस्तेमाल नहीं करना है, ये बहुत डेंजरस होते हैं अगर आपने इसको एवं खुश्क के इस्तेमाल किया तो। और इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और जो मैं आपको वर्जिशें बता रहा था इसके लिए जो आपने करनी है, आसान से मैं वर्जिशें बता देता हूँ जो कि अगर आप घर में करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो उसमें पहली वर्जिश है कि आपने इस तरह से ना सीधे लेट के अपने घुटनों के नीचे या टांग के नीचे इस तरह का कोई सपोर्ट रख लें और उसके बाद अपने पाँव को ऊपर की तरफ उठाएं। जब आप अपने पाँव को ऊपर की तरफ उठाएंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो पिंडली वाला जो पट्टा होगा ना, यहाँ पे आपको खिंचाव फील होगा। ये 10 सेकंड तक होल्ड करना है, या आपके ना टांग को सीधा करने में हेल्पफुल होगा। जब आप ये वाली वर्जिश करेंगे ना तो टांग जो बेड के साथ नहीं लग रही ना, जो घुटना आपका बेड के साथ नहीं टच हो रहा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे। साथ में एक और वर्जिश करनी है जिसे हम हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कहते हैं, कि इस तरह से आपने सीधे लेट के किसी टावल, तौलिए या थेराबैंड वगैरह की मदद से इस तरह से आप वर्जिश करें। अब बिल्कुल टांग को सीधा करें। ये भी अगर आप वॉर करें तो वो वर्जिश है जो कि आपकी टांग को यानी घुटने को सीधा करने में हेल्प करेगी। तो ये पोजीशन बन जाती है ना, इसको ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एक्सरसाइज है। सो अब तक मैंने आपको कितनी चीज़ें बता दी हैं कि सोजिश हो तो क्या करना है, अकड़ाव हो तो क्या करना है। अब जो हमारे पास तीसरा इशू है, मैंने अब तक आपको कितने बताए, 2 इशू बताए ना, तीसरा क्या है, घुटनों के बीच में जो कार्टिलेज का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से अगर हो तो हमने क्या करना है। फिर क्या पीछे क्या रह जाएगा, हड्डियों की कमजोरी की वजह से घुटनों में दर्द हो तो क्या करना है, पट्टों की कमजोरी की वजह से हो तो क्या करना है। सो हमारा ओवरऑल पूरे का पूरा घुटने के दर्दों के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होना वो आपका कवर हो जाएगा। सो अगर हमारे घुटनों के अंदर जी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला है, यानी इसका मतलब कि हमारे घुटनों के बीच की जो रबड़ है, कार्टिलेज है, खराब हो गया, अब इसको किस तरह से बनाएं। इन्फ्लेमेशन के लिए तो आपने बता दिया कि एंटी इन्फ्लेमेटरी हम खाने खाएंगे। अब इसके लिए ना हमें ज़रूरत होती है ज़्यादा से ज़्यादा कोलेजन की और कॉन्ड्रोटिन की। ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो कि आपके कार्टिलेज को दोबारा बनाने में हेल्पफुल होते हैं। दूसरा, अगर आपको एक चीज़ ना अपने माइंड में रखनी है, वो क्या, देखें मेरी बात सुने, अगर ये फ़र्ज़ करें हड्डी यहाँ से टूट जाए, किसी की भी अगर हड्डी यहाँ से टूट जाए तो ये दोबारा कैसे बनेगी। ये दोबारा बनेगी कि ये खुद ब खुद ही बन जाएगी, यानी जिस समय हमारे जो क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम है ना, वो यहाँ पे खुराक पहुँचाएगा और ब्लड के जरिए खून आएगा, खून के अंदर खुराक होगी और यहाँ पे हड्डी रिपेयर होना शुरू हो जाएगी। सो जिनकी भी हड्डी टूट जाए ना तो डॉक्टर उसके ऊपर प्लस्तर चढ़ा देते हैं। तो वो प्लस्तर का मतलब होता है कि वो बिल्कुल सीधी बने। अगर वो प्लस्तर से सीधी ना हो रही हो तो उसमें रॉड डाल देते हैं। मकसद क्या होता है कि बनना उसने खुद ही है, रॉड इसलिए डाल दिया कि वो सीधी बने, प्लस्तर इसलिए लगा दिया कि वो सीधी बने। अब अगर ये टूटी हुई हड्डी दोबारा बन सकती है तो यार, अगर ये जो वाइट है ये दोबारा क्यों नहीं बनती है अगर ये टूट जाए तो।
इसकी वजह ये होती है कि ये जो कार्टिलेज होता है ना, ये होता है एवेस्कुलर। एवेस्कुलर का मतलब होता है कि ये जो कार्टिलेज है ना, इनकी ब्लड सप्लाई नहीं होती। अब यहाँ पे जो हड्डी टूटी थी, वो तो खून आया ना इसके पास, तो इसने आके यहाँ पे खरींड बनाए, इसको पकाया और ठीक कर दिया। यार जब इसके पास खून ही नहीं आ रहा है तो ये बनेगा कैसे? ठीक है। अब जो कार्टिलेज की आउटर सरफेस होती है ना, जो बाहर वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पे फिर भी ब्लड की सर्कुलेशन थोड़ी बहुत होती है। तो जो सेंट्रलाइज होता है ना, ये अगर एक दफा डैमेज हो जाए ना, फिर बड़ा मसला हो जाता है इसको ठीक करना। सो जो मैं अब आपको खाने बताऊंगा, ये एक तो आपको जो आपका जो कार्टिलेज का डैमेज हो गया ना, उसको रिपेयर करने में हेल्प करेगा। दूसरा, आपको जो फर्दर डैमेज है ना, उससे भी बचाएगा। अगर आपकी कार्टिलेज इतनी डैमेज हो गई ना, तो ये आगे वाले हिस्से को बचाएगा। अपनी खुराक को आपने ठीक करना है। शुगर को कट ऑफ कर दें। शुगर इसको डैमेज करने में बहुत बड़ा कल्प्रिट है कि जो इसको बढ़ाता है। सो अब इसमें ना जो पहली सबसे ज्यादा चीज है, जो मैंने बहुत ज्यादा मेरे क्लिनिक पे मेरे पेशेंट्स ने भी बताई है कि हमें बहुत ज्यादा फायदा हो, वो है हड्डियों का शोरबा, हड्डियों की यखनी। आपने ये लाजमी लेनी है। इसके जरिए आपको कॉन्ड्रोटिन मिलेगा और इसके अंदर आपको कोलेजन मिलेगा, जो कि आपके कार्टिलेज को रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इसके अलावा आपने विटामिन सी वाले खाने खाने हैं। विटामिन सी दरअसल हमारे जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट होता है। अब सवाल आता है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट दरअसल, अब मैं बैठा हूँ, फर्ज करें कि कोई भी बंदा है, अगर उसको बुखार हो गया, अब उसने ठीक होना है, और ठीक इस तरह से होता है कि उसका कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम उसकी हेल्प करता है, जरासीमों के साथ लड़ता है कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम, और उस बंदे को ठीक कर देता है। अब इस कुव्वत मुदाफ़त के निज़ाम की हेल्प के लिए हमारे जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ना, ये हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं। फ्री रेडिकल्स इतने डेंजरस होते हैं, ये जिस्म में कैंसर कर देते हैं। अब इनको ख़त्म करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिलते हैं विटामिन सी वाले खानों में से। अब विटामिन सी हमें किस में से मिलता है? विटामिन सी हमें मिलता है जैसे माल्टे हैं, ये जो तुर्श जायके वाले जो होते हैं ना, जैसे लीमू है, जैसे एवोकाडो है, सेब हैं, चेरीज हैं, ब्लूबेरीज हैं और स्ट्रॉबेरीज हैं, इनके अंदर हमें विटामिन सी मिलता है। सो आपने विटामिन सी को अपने खानों में ऐड करना है। ये भी आपके जिस्म में कार्टिलेज की रिपेयर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो अब तक हमने क्या कुछ कवर कर लिया है कि अगर आपके घुटनों में सोजिश है तो आपने क्या करना है, आपके घुटनों में अगर कार्टिलेज का डैमेज है तो आपने क्या क्या खाना है, अगर आपको घुटनों में अकड़ाव है तो फिर आपने क्या खाना है। अब आ जाता है कि अगर हमारी हड्डी जो है ना वो कमज़ोर है तो फिर हम क्या करेंगे, लाइक हमारी फीमर कमज़ोर है या यानी हड्डियों की कमज़ोरी है, तो फिर हम क्या करेंगे। अब अगर मैं आपसे जनरली सवाल पूछूं कि अगर किसी की हड्डियां कमज़ोर हों तो हमें कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, उसमें सबसे टॉप पे होता है कैल्शियम। कैल्शियम अब हमें किस में मिलता है? कैल्शियम हमें मिलता है दूध में, दही में, हरे पत्ते वाली सब्जियों में, सैलड में। इन चीज़ों के अंदर हमें कैल्शियम अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी के अंदर मिलता है। लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं लेते, और हम किसे लेते हैं? हम लेते हैं उन सप्लीमेंट्स को जिसके अंदर कैल्शियम ही कैल्शियम होता है। कोशिश करें कि यही कैल्शियम आप अपनी डाइट के अंदर, खानों के अंदर लें। अगर आपको कोई चीज़, जैसे कुछ लोग होते हैं जो उनको दूध मुवाफिक नहीं आता, दूध उनको हजम नहीं होता, तो आप दही ले लें। अगर आपको दही नहीं होती तो कोई मिल्क शेक बना लें विदाउट एडिंग एनी काइंड ऑफ शुगर, उसमें चीनी ऐड किए बगैर। इसके अलावा आप बादाम ले सकते हैं, आप हरे पत्ते वाली सब्जियां ले सकते हैं। ठीक है। सो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा खानों के जरिए लेना है। जो दूसरी चीज़ होती है ना जो हड्डियों की कमजोरी को ठीक करती है, वो होती है विटामिन डी। विटामिन डी हमें मिलती है कलेजी के अंदर, विटामिन डी हमें मिलती है अंडों के अंदर, मछली के अंदर, और इसके अलावा फ्री में विटामिन डी मिलती है कहाँ? सूरज की रोशनी के अंदर। सो अगर आप इन सारे खानों को अपने रूटीन में ऐड करेंगे, आपको विटामिन डी और कैल्शियम की कमी नहीं होगी। खास तौर पे पालक को अगर आप ऐड करते हैं, ऐसे ये जो खाने हैं ना, जो ग्रीन लीफी खाने हैं, जो हरे पत्ते वाली जो सब्जियां हैं, इनके अंदर होता है यूरिक एसिड ज़्यादा। सो आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। ये ना हो कि आप कैल्शियम के चक्कर में आप पालक वगैरह इतना खा लें कि आपके जिस्म के अंदर यूरिक एसिड की ज़्यादती हो जाए। ये कुछ चीज़ों की आपने खुद ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपने सेसमे सीड को इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने आपको बताया ना, अलसी के बीज आपने इस्तेमाल करने हैं। इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए, वेट रिडक्शन के लिए आप चिया सीड इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सेसमे सीड होते हैं, जिन्हें हम सफ़ेद तिल कहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। आपने इसको आम रूटीन में यूज़ करना है। और इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि जैसे रोटी का पेड़ा वगैरह बन रहा हो, उसके अंदर आप इसको डाल लें। लेकिन कोशिश करें कि पहले तो ना रोटी को कम से कम करें, क्योंकि रोटी में भी बहुत ज़्यादा शुगर होती है। शुगर इन्फ्लेमेशन काज करती है आपके जिस्म के अंदर। रोटी को कम करना है, लेकिन आपने प्रोटीन को ज़्यादा करना है, विटामिन डी को ज़्यादा करना है, कैल्शियम को ज़्यादा करना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड को ज़्यादा करना है, विटामिन B12 को ज़्यादा करना है। ठीक है। इस तरह के खाने ऐड करने जो कि हमारे घुटनों की ओवरऑल हेल्थ ऊपर जो अच्छा असर करें।
और इसके अलावा अब जो पांचवी रीज़न है जिसकी वजह से हमारे घुटनों में दर्द होता है वो होती है पट्ठों की कमज़ोरी। क्या क्या कवर किया हमने? सोजिश की वजह से हमारे घुटनों में दर्द आ सकती है, अकड़ाव की वजह से आ सकती है, और घुटनों की कार्टिलेज या ग्रीस खराब होने की वजह से आ सकती है, हड्डियों की कमजोरी की वजह से आ सकती है। आखिरी पॉइंट है वो ये है कि अगर आपके घुटनों के जो इर्द गिर्द पट्टे हैं वो भी कमजोर हों, यानी जो थाई वाला पट्टा है वो कमजोर है, या पिंडली वाला पट्टा है वो कमजोर है, थाई की बैक साइड पे हैमस्ट्रिंग वाले जो पट्टे हैं वो अगर कमजोर हैं, तो फिर क्या करें? पत्थों की कमजोरी के लिए हमने वो सब खाना है जो कि जिम में जाने वाले लड़के खा रहे होते हैं। वो क्या खा रहे होते हैं? वो सबसे पहले प्रोटीन खा रहे होते हैं। प्रोटीन हमें किस में मिलता है? गोश्त में मिलता है, मुर्गी में मिलता है, हमें मछली में मिलता है। तो आप दालों के ज़रिए भी प्रोटीन ले सकते हैं, ये भी आपको अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी के अंदर प्रोटीन प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि आपके पट्ठों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आपने अपने खानों के अंदर पोटाशियम को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करना है, मैग्नीशियम को ऐड करना है। ये जो दो चीज़ें हैं ना, पोटाशियम और मैग्नीशियम, ये ना अगर किसी में कमी हो तो आपके पट्ठों में कड़ल पड़ती है, क्रैम्प्स पड़ते हैं। लोगों को लग रहा होता है कि उनके जब पट्टे कमज़ोर है ना, तो ये पट्ठों में खिंचाव है ना, उसकी वजह से कड़ल पड़ रही है। बेसिकली आपके अगर पट्ठों में पोटाशियम की कमी हो या मैग्नीशियम की कमी हो तो आपको कड़ल पड़ती है। अब ये कहाँ से पूरा होगा? ये एक तो आप मार्केट से ORS खरीद सकते हैं जो 10-15 रुपए का आता है, जो बच्चों के लिए नहीं लिया जाता, वो पानी बना कर पी सकते हैं। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर का मसला है तो फिर थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि उसके अंदर आपको सोडियम क्लोराइड थोड़ा सा ज़्यादा मिलता होता है, जिससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है तो ORS ले सकते हैं, बच्चों को भी देते हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट ऐसा नहीं होता। इसके अलावा ना आपने, जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप अलसी के बीज लेंगे सोजिश के लिए, चिया सीड लेंगे वज़न के लिए, और इसके अलावा आपने सेसमे सीड सफ़ेद तिल लेंगे अगर आपने कैल्शियम की कमी पूरी करनी। तो आपने ना पम्पकिन सीड लेने हैं। ये जो कद्दू के बीज आपको नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में मैग्नीशियम पोटाशियम मिलता है, और ये आपके पट्ठों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और ये नींद को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। जब से मैंने ये यूज़ करना शुरू किया ना, खुद भी मैंने देखा है कि मुझे ओवरऑल बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हुआ। तो मैग्नीशियम और पोटाशियम की कमी को कवर करना है ना, तो आपने पम्पकिन सीड्स का भी इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, केले के अंदर भी आपको मिल जाएंगे, मैग्नीशियम आपको मिलेगा। सो आपने इसका भी इस्तेमाल करना है। ड्राई फ्रूट में आप अखरोट और बादाम को इस्तेमाल कर सकते हैं, काजू को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनको पथरी का मसला होना, तो उन्होंने ये वाले जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना, बादाम और अखरोट, ये वो इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा एहतियात करनी है, क्योंकि ये पथरी वाले जो पेशेंट है ना, उनके अंदर बहुत ज़्यादा अगर क्वांटिटी मिल रही तो रेकमेंडेड नहीं होता। लेकिन अगर इस तरह का मसला नहीं है तो क्या आप आम रूटीन में इसको ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स हैं, दालें वगैरह, आप उनको ऐड करें, अलसी के बीज को ऐड करें। आप ना एक जनरली एक प्लान बनाएं। तो मैंने आपको 5 डिफरेंट चीज़ें बताई जिसकी वजह से घुटनों में दर्दें होती हैं। आप देखें आपको कौन सा मसला है, उस एक स्पेसिफिक मसले का जो मैंने पार्ट है ना, उसको आप दोबारा से जो है देख लें, चेक कर लें कि क्या चीज़ें हैं, उनको लिख लें। फिर आप उनको ना ऑर्गेनाइज करें। अच्छा, मैंने सुबह के टाइम दही लेनी है, मैं दही जब मैं ले रहा हूँ तो फिर साथ में बीच में थोड़े से अलसी के बीज पिसे हुए डाल दूंगा। अब मेरा ये नाश्ता हो गया। 10 बजे मैंने ये लेना है, 12 बजे मैंने ये लेना है, 4 बजे मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लूँगा, हल्के से पम्पकिन सीड ले लूँगा। रोस्ट करके आप लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा हो। इसी तरह से अगर अब रात का टाइम हो गया तो मैं दाल भी ले सकता हूँ, मैं साथ में या फ़िश भी ले सकता हूँ। तो इस तरह के आपने खाने हैं, और वो सारे खाने अपने रूटीन में से निकाल दें जिसकी वजह से आपके घुटनों की दर्दें बढ़ रही हैं। जैसे पिज़्ज़े हैं, बर्गर हैं, फास्ट फूड्स हैं, इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। लेकिन जिन लोगों के घुटनों में दर्दें होती हैं ना, उन्होंने पूरी ज़िंदगी में सही तसल्ली से उनको ख़राब करके अब जब हमारी आ जाते हैं 3rd स्टेज 4th स्टेज, तब हम इस चीज़ को पर आ जाते हैं कि चलें अब ना हम कुछ अच्छी चीज़ें खाते हैं, अब हमारे कार्टिलेज बनना शुरू हो जाएंगे। कार्टिलेज अगर पूरी तरह से डैमेज हो जाना, ये दोबारा बनता ही नहीं है। इसको बनाने के लिए फिर हम, अच्छा, अक्सर लोग इसमें PRP के इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं, स्टीरॉयड इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं। आप अपने माइंड में रख लें कि इन सारे ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी घुटनों की कार्टिलेज दोबारा नहीं बनती है। बहुत मुश्किल होता है इसको बनाना। सो कोशिश करें कि अपनी खाने ठीक करें, एक्सरसाइज करें। वर्जिशों के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि अगर घुटनों की ग्रीस कम हो तो कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए, तो वो आप मेरे चैनल के ऊपर सर्च करके देख लीजिएगा। बाकी मैंने कोशिश की है कि आसान अल्फाज में मैं सारा कुछ वो कवर कर सकूँ जिसमें हमारे घुटनों की दर्दें होती हैं। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया नीचे कमेंट्स में बताएं। मुल्तान से तो मेरे क्लिनिक पे आ जाएं, इसको मैं असेस करके आपको गाइड कर दूंगा को कौन सी वर्जिशें करनी है, कौन सी मशीनें लगेंगी या कौन से खाने खाने चाहिए। बाकी अगर मुल्तान के अलावा किसी शहर से हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो कंसल्टेशन आप कर सकते हैं। नीचे नंबर दे दूंगा मैं, क्लिनिक और एड्रेस भी मेंशन कर दूंगा।
और इसके अलावा आप अपने किसी भी नियर बाय फिजियोथेरेपी सेंटर पर विजिट करके अपने थेरेपिस्ट से मिलें, वो इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर फिजिकल थेरेपी करवाते हैं तो आपने इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस चीज़ की कमी है अवेयरनेस की कि कैसे हम वो चीज़ें खानों में भी ले सकते हैं जो आप केमिकल के ज़रिए ले रहे होते हैं। बाकी इस चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।